हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये सही है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। ये भी सही है। तो दोनों ही सही है। सी होगा ऑप्शन सही। आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? स्वतंत्रता सम्मिलित है, समानता भी सम्मिलित है, सामंती व्यवस्था सम्मिलित नहीं है, लोकतंत्र सम्मिलित है। तो इसमें से 1, 2 और 4 सही होगा। 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन डी होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? जेम्स रेनेले को। राइट ऑप्शन ए होगा। 1929 की आर्थिक महामंदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। ये सही है। अमेरिकी महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? कम वेतन और खराब भोजन। ए और बी दोनों ही सही होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। बहादुर शाह जफर के बेटों को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन ने गिरफ्तार किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। ये सही है। वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। ये भी सही है। इसमें से दोनों ही कथन सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण फरमान का दुरुपयोग, हुगली पर कब्जा, फ्रांसीसियों के साथ टकराव, बंगाल के राजस्व पर कब्जा। इसमें से सही ऑप्शन होगा फरमान का दुरुपयोग, ए। सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1756 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। नहीं, 1756 में तो बना, लेकिन मुर्शीद कुली खान के मृत्यु के बाद में नहीं, अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद में बना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। ये सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या थे? सैन्य कमजोरी। नहीं। अंग्रेज़ों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर। ये भी नहीं। सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी, ये प्रमुख कारण था। तो इसमें से सही ऑप्शन सी होगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम कथन है, कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। ये सही है। अभी तक कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना ही था, शासन संभालना नहीं। तो इसलिए ये सही है। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। मीर कासिम नहीं बना था, मीर जाफ़र बना था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। असत्य कथन का चयन करें तो असत्य कथन सेकंड ही है, केवल 2 राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब उस समय था मीर जाफ़र। राइट ऑप्शन बी होगा। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच हुई। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बक्सर की लड़ाई अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में ही केवल नहीं हुई थी। यहाँ पर केवल वर्ड का यूज किया गया है। इसमें शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। तो इसमें से ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी, फौजदारी अधिकार नवाब के पास ही था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो सत्य कथन का चयन करें, ना तो 1 और ना ही 2 राइट ऑप्शन डी होगा। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। ये सही है। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। ये भी सही है।
सुरक्षा की निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ये सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 डी होगा। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, बीमारी की वजह से 1782 में। तो इसमें से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सही ऑप्शन होगा बी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। 1786 में नहीं, 1785 में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, ये सही है। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया, ये सही है। वाडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, ये भी सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 2 3, राइट ऑप्शन डी होगा। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, ये सही है। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी। अहिंसक नहीं, आंदोलन हिंसक था, तो ये गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो सिंध पर कब्जा किया गया लॉर्ड एलनबेरो के द्वारा 1843 में, राइट ऑप्शन सी होगा। सहायक संधि के संबंध में मिलान करें। रियासतें वर्ष, सतारा पे सहायक संधि थोपी गई थी 1848 में, संबलपुर पे 1850 में, 2 का ए हो जाएगा। उदयपुर पे 1852 में, 3 का डी हो जाएगा। और नागपुर पे 1853 में। तो इस तरह से हम देखें तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी, सही ऑप्शन डी होगा। अवध के अधिग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, ये सही है। अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, ये भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये स्टेटमेंट गलत है। अवध की जनता अपने प्रिय नवाब को गद्दी से हटाए जाने के कारण नाराज थी और उनमें गुस्सा भड़क उठा और फिर ये जनता 1857 के विद्रोह में बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। तो इसमें से 3rd स्टेटमेंट जो है ये गलत है। सही कौन सा है? 1 और 2, केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन सी होगा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, ये सही है। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे। यूरोपीय पद्धति पे नहीं, भारतीय पद्धति पे दीवानी कार्य किए जाते थे, तो 2nd स्टेटमेंट गलत है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, 1 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। वारेन हेस्टिंग्स पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? तो महाभियोग चलाया था एडमंड बर्क ने, राइट ऑप्शन डी होगा। जिस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेलेजली था, लॉर्ड बेलेजली, राइट ऑप्शन सी होगा। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, ये सही है। स्थायी बंदोबस्त की रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, ये भी सही है। किसानों के लिए यह व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई, क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, ये भी स्टेटमेंट सही है।
असत्य कथन का चयन करें तो कोई भी असत्य नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। महलबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, राइट ऑप्शन बी होगा। महलबाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था, नहीं। हॉल्ट मैकेंजी ने 1882 में लागू किया था, 1882 कह रहा हूँ, 1822 में, तो ये गलत है। यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी, ये सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय की जाती थी जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी। निश्चित रूप से मतलब फिक्स्ड नहीं थी, इसमें संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। केवल 2 सही है इसमें से, राइट ऑप्शन ए होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, यह सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से न करके सीधे रैयतों से किया गया, यह भी सही है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष लागू हुआ था? 1859 में, राइट ऑप्शन बी होगा। बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1859 में। निम्न में कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो इसमें से लबाड़िया पशुपालक थे, गद्दी भी, वन गुज्जर भी, लेकिन बैगा नहीं। इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। बैगा जनजाति समूह मध्य भारत में रहते थे और ये शिकारी और संग्रहकर्ता थे, तो इसलिए ये पशुपालक नहीं थे। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। आदिवासी मुखियाओं से उनका मालिकाना हक और शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई। मालिकाना हक नहीं छीना गया, मालिकाना हक उन्हीं के पास था, लेकिन शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। मानने के लिए, ये स्टेटमेंट गलत है। घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, तो 1 का ए हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, तो 2 का बी हो जाएगा। बर्ली विद्रोह यह 1940 में हुआ था और बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था, तो 4 का सी हो जाएगा, 3 का डी। तो इसमें से 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी और 4 का सी, राइट ऑप्शन सी होगा। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिक कर खेती करने, समूह में रहने और मदिरापान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिया करते थे, ये सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, इसमें से सही ऑप्शन बी। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म की प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों की जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी, ये सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा, ये सही है। इसमें से दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 सी होगा। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, राइट ऑप्शन ए होगा। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। नाना साहब ये शामिल हुए थे कानपुर से, 1 का बी हो जाएगा। बिरजिस कद्र ये शामिल हुए थे लखनऊ से, तो 2 का ए हो जाएगा। रानी अवंतीबाई लोधी ये शामिल हुई थी राजगढ़ से, तो 3 का सी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, 4 का डी हो जाएगा। तो इसमें से 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी, राइट ऑप्शन डी होगा।
विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1862 में उनकी मृत्यु हुई थी, 61 में नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, ये सही है। तत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3, राइट ऑप्शन बी होगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। कौन कौन से बदलाव किए? इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, ये सही है। डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई, ये सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, 1, 2, 3, राइट ऑप्शन डी होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? 1835 में, राइट ऑप्शन बी होगा। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया, ये सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके, ये भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में ही बताया गया, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे, ये सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी, यह भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है, यह भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे, ये सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। सती शब्द का क्या अर्थ होता है? ताकतवर महिला नहीं, साहसी महिला नहीं, सदाचारी महिला ये भी नहीं, आग में समाहित होने वाली महिला, राइट ऑप्शन डी होगा। राजा राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, ये सही है। राजा राममोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, ये भी सही है। राजा राममोहन राय ने विधवा विवाहों की समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की नहीं। सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन चलाया था और उसके लिए कानून बनाने की मांग की थी। तो इसमें से थर्ड स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल प्रारंभ की? राजा राममोहन राय ने, राइट ऑप्शन ए होगा। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में, राइट ऑप्शन डी होगा। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। सुधारक और क्षेत्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कोलकाता में, 1 का बी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले, महाराष्ट्र में, 2 का ए हो जाएगा। आर्य समाज, पंजाब में। भोपाल की बेगम, अलीगढ़ में। तो इसमें से 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी और 4 का डी, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की, ये सही है। पंडिता रामाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उच्च जाति के हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर इन्होंने किताब लिखी थी।
सभी जातियों की नहीं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यहाँ से केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1929 में, राइट ऑप्शन सी होगा। जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? 1840 में, राइट ऑप्शन बी होगा। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिम भारत में की थी। नहीं, पश्चिम भारत में नहीं, मध्य भारत में की थी, तो ये गलत है। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ये सही है, इसमें से केवल दो सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। ओरू जाति, ओरू मतम, ओरू देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह किसका कथन है? ये श्री नारायण गुरु का कथन है, राइट ऑप्शन ए होगा। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फूले ने किस वर्ष की थी? 1873 में, राइट ऑप्शन बी होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में, राइट ऑप्शन बी होगा। इल्बर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया था, ये सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। यह अखबार प्रेस से संबंधित नहीं था, ये न्यायाधीशों के संबंधित था। इसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के से संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसमें से फर्स्ट केवल सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया, ये सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, यह भी सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? गर्मपंथियों ने की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए? नहीं। बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवाद को रोकने के लिए? नहीं। प्रशासनिक सुविधा के लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा तर्क उन्होंने दिया था, राइट ऑप्शन सी होगा। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकल कर संपूर्ण विश्व में फैले? समाजवाद का विचार निकल करके फैला, समाजवाद का, सोशलिज्म, राइट ऑप्शन सी होगा। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के निम्नलिखित कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, ये सही है। 1917 की रूसी क्रांति, ये भी सही है। गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, 1, 2, 3, राइट ऑप्शन डी होगा। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, ये सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया, ये सही है। असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी, यह भी सही है। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियाँ लौटाई गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंजाब से अंग्रेजों को बाहर करना मुख्य उद्देश्य देखना है हमें, तो ये नहीं था। अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना, ये सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था, नहीं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये गलत है। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, नहीं, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ये गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ना तो एक और नहीं दो, राइट ऑप्शन डी होगा।
भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 1924 में नहीं, 1928 में, तो ये गलत है। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, ये सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही है। तो इसमें से 2 सही है, केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये सही है। 1937 में प्रांत विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये सही है। तो इसमें से 1 और 2 दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1940 में, राइट ऑप्शन डी होगा। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे, ये सही है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, राइट ऑप्शन डी होगा। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना की, ये सही है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रांस की नेशनल असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, ये सही है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ये भी सही है। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था। सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक माना जाता था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी टैक्स देने वाले को ही, और इन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, बाकियों को नहीं। तो इसमें से थर्ड जो है गलत है, 1 और 2 केवल सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रांस के राष्ट्रगान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस की राष्ट्रगान का नाम मार्सिले है, ये सही है। यह गीत पहली बार स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। यूरोपीय समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, ये सही है। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम समाजवाद का ही एक स्वरूप है, ये भी सही है। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। खूनी रविवार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह घटना वर्ष 1917 में घटी जब मजदूरों का एक दल जार के महल के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचा था। 1917 में नहीं, 1905 के क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। तो 1917 कहाँ, ये गलत है। मजदूर कार्य अवधि घटाकर 8 घंटे करने, वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे, ये सही है। तो इसमें से केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो अमेरिकी सरकार ने जो योजना बनाई थी उसका नाम था डॉब्स योजना, राइट ऑप्शन बी होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मूल्य प्रवाह 2.0 दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों और अनुसंधान आउटपुट में सुधार करना है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण और संसाधन बढ़ाना है। इसका उद्देश्य स्नातकों के रोजगार कौशल को बढ़ाना और उन्हें नौकरी बाजार के लिए तैयार करना है। इसमें से ए ऑप्शन सही होगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक प्रथाओं और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा बायो इमेजिंग बैंक का प्राथमिक उद्देश्य है? अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जैविक छवियों को संग्रहित और साझा करना,
चिकित्सा इमेजिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बीमारियों का निदान करना और रोगी के स्वास्थ्य की निगरानी करना, जैविक अनुप्रयोगों के लिए नई इमेजिंग तकनीकों का विकास और व्यावसायीकरण करना, बायो इमेजिंग अनुसंधान के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करना। इसमें से ए ऑप्शन सही है। अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बायो इमेजिंग को संग्रहित और साझा करना। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूरी तरह से एकीकृत एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसमें ड्रोन का पता लगाना, पहचान करना और उसे निष्क्रिय करना शामिल है। ये सही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक विमानों और मिसाइलों के खिलाफ हवाई सुरक्षा प्रदान करना। ये गलत है। यह लंबी दूरी का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए रडार सिस्टम का उपयोग करता है। ये भी सही है। तो इसमें से 1 और 3 सही है, मतलब 2 ऑप्शन इसमें से सही है, 2 स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लोज 2 106 क्लॉज 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 ईयर्स की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्लॉज 2 हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान करती है। ये सही है। धारा 106 क्लॉज 2 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है। जमानती नहीं है, गैर जमानती, जो जमानत की संभावना की अनुमति देता है, नहीं गैर जमानती प्रावधान। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस अनाज का भारत सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? चावल का, राइट ऑप्शन सी होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह तकनीकी नवाचार, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक समानता के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य जो है वो सरकारी योजनाओं का प्रचार करना है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान PM गरीब कल्याण अन्न योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना पर फोकस किया जा रहा है। ये सही है। इसमें से सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? भारत में शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक चरित्र शब्द का तात्पर्य अल्पसंख्यक समुदायों से प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या से नहीं। यहाँ अल्पसंख्यक शब्द का मतलब अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले छात्रों की संख्या से नहीं है। इसका मतलब है कि ये संस्थान जो है अल्पसंख्यकों के द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है और उसका मैनेजमेंट भी अल्पसंख्यक के द्वारा ही संभाला जा रहा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा देने का प्राथमिक उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, नहीं। इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, उसको प्रिजर्व करके रख सके। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यदि किसी कॉलेज को अल्पसंख्यक चरित्र का दर्जा दिया गया है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC इस स्थिति को निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। UGC नहीं है, अल्पसंख्यक आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो इसमें से थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें से तीनों ही सही नहीं है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, तो कोई सही नहीं है इसमें से, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, राइट ऑप्शन बी होगा। विमान में उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पिछले साल जून में उड़ान ड्यूटी समय सीमा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया और उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि लंबी आराम अवधि 36 से 48 घंटे, रात्रि ड्यूटी के घंटे को कम किया गया है, कम लैंडिंग, रात्रि लैंडिंग पहले के 6 के मुकाबले 2 तक सीमित किया गया है। एयरलाइंस द्वारा अनिवार्य त्रैमासिक थकान रिपोर्ट देना है।
तो ये सारे प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि दुर्घटनाओं से बचाया जा सके और जो भी एयर क्रू मेंबर हैं उनके थकान को रोका जा सके और विमान को सुरक्षित और कुशल संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसमें से एक पायलट द्वारा गैर उड़ान कर्तव्यों पर बिताए जा सकने वाले अधिकतम घंटों को विनियमित करना, चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल हैं, उड़ानों के बीच पायलटों के लिए आवश्यक न्यूनतम आराम अवधि निर्धारित करना, अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए जिस पर एक विमान संचालित हो सकता है। इसमें से बी ऑप्शन सही है। चालक दल के सदस्य के ड्यूटी पर रहने के कुल समय को सीमित करने के लिए जिसमें उड़ान और गैर उड़ान दोनों कर्तव्य शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन बी होगा। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लेगा? शेख हसीना लेंगी। राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को। राइट ऑप्शन बी होगा। दूरसंचार अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लचीली स्पेक्ट्रम आवंटन विधियों का परिचय देता है जो संचार प्रौद्योगिकियों की प्रभावी तैनाती के लिए महत्वपूर्ण है। ये सही है। अधिनियम बाजार की सघनता को कम करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने के लिए कार्यात्मक पृथक्करण को बढ़ावा देता है। ये भी सही है। अधिनियम सार्वजनिक आपात स्थितियों के दौरान सरकार को महत्वपूर्ण शक्तियाँ देने से रोकता है। देने से नहीं रोकता है, देता है, जिससे नागरिक की गोपनीयता सुरक्षित रहती है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें से एक और दो सही है, केवल एक और दो। राइट ऑप्शन ए होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य रक्षा का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। ये सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहरों के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन कुछ फोकस क्षेत्रों में से एक है। नहीं, अपशिष्ट प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन के लिए विशिष्ट फोकस क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से ये गलत है। स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन भागीदार के रूप में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आयोजित किया जाता है। ये सही है। तो इसमें से एक और तीन सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? गठबंधन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। ये सही है। यह डेनमार्क और भारत के बीच एक गठबंधन है। ये भी सही है। हरित ईंधन प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाना GFAI में शामिल सहयोग के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित पर विचार करें। इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के भीतर आता है। इसे तटस्थ pH वाली अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, एलुवियल सॉइल। यह हल्की ठंड को सहन कर सकता है लेकिन अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील है। तो निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? तो ये सब जो जलवायु परिस्थितियाँ जो दी गई है ये सब दाल की फसल के लिए है। दाल की फसल जैसे मसूर हो गया, चना हो गया, ये सब जाड़े के मौसम में उगाया जाता है। ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आदर्श विकास तापमान जो होता है 18 से 30 डिग्री सेल्सियस के भीतर आता है। और ये एलुवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छी फसल होती है इसकी। और ये हल्की ठंडी को तो बर्दाश्त करता है लेकिन जब भयंकर शीतलहर चलने लगती है, पाला गिरने लगता है तो दलहन की फसल बर्बाद हो जाती है, उतनी पैदावार नहीं हो पाती है। तो ये सारी जलवायु परिस्थितियाँ जो है ये दलहन की फसल के लिए है। तो दाल राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। ये सही है।
ISTEM भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना एक कल्याण पहल है। कल्याण पहल नहीं है ये, जहां समुदाय सामूहिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं जो सभी सदस्यों के लिए शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। नहीं, ISTEM द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना एक कल्याणकारी पहल नहीं है, बल्कि यह शोधकर्ताओं, उद्योग और स्टार्टअप को प्रयोगशाला सुविधाओं और उपकरणों से जोड़कर भारत में अनुसंधान सहयोग बढ़ाने का एक मंच है। तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये ONGC के द्वारा संचालित किया जा रहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। PM मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नासिक में किया है उन्होंने, राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में किया जाएगा, विशाखापट्टनम। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। मिलन 24 एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था।